नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपनी इस क्लास में रासो ग्रंथों की प्रमुख विवेचना लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम सीधे रासो ग्रंथों की विवेचना पढ़ते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था रासो ग्रंथ क्या है, यानी रासो साहित्य किसे कहते हैं, और प्रमुख रासो ग्रंथ पढ़ा था। तो उन्हीं रासो ग्रंथों की हम विवेचना इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बोर्ड पर लिखा गया है रासो ग्रंथों की विवेचना। विवेचना माने व्याख्या। तो आइए पहला जो रासो ग्रंथ कौन सा है उसकी हम पहले चर्चा करते हैं, जो हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। तो इसमें हम पहला जो रासो ग्रंथ देख रहे हैं वह देख रहे हैं कौन सा? पहला देख रहे हैं पृथ्वीराज रासो। ठीक, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो देख रहे हैं। तो पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है, पहले इसको हम देखते हैं। इसका रचना काल ठीक, इसका रचना काल जो है सन 1133 ईस्वी। ठीक, 1133 ईस्वी। और रचनाकार कौन थे इसके पहले वाली हम क्लास में देख चुके हैं। रचनाकार कौन थे? तो रचनाकार थे चंदवरदाई इसके क्या थे? रचनाकार थे। ठीक, यानी चंदवरदाई इसके रचनाकार थे। और इसमें कुल जो है 59 सर्ग हैं, यानी ठीक 69 सर्ग है। तो इसमें सर्गों की जो संख्या है, यानी इसमें समय कहा गया है। ठीक, सर्गों की जो संख्या है वह क्या है? 69 है। ठीक, 69 सर्ग हैं। और ये हिंदी का 69 सर्ग है, जिसमें 61 सर्ग स्वयं चंदवरदाई के हैं। 61 सर्ग जो है वह चंदवरदाई के हैं। ठीक, चंदवरदाई के हैं। और 8 सर्ग इनके पुत्र जल्हड़। ठीक, इनके पुत्र थे कौन? इनके पुत्र जल्हड़ के हैं। ठीक, मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जिसमें 61 यानी जो 69 सर्ग का महाकाव्य, इसमें 61 सर्ग तो जो है ये हैं चंदवरदाई के। ठीक, चंदवरदाई के हैं। और 8 सर्ग इनके पुत्र किसके हैं? जल्हड़ के। ठीक, इन्हीं के पुत्र थे कौन? जल्हड़। यानी जिसमें 8 सर्ग जो है जल्हड़ के हैं, और 61 जो सर्ग हैं वो किसके हैं? चंदवरदाई के हैं। चंदवरदाई के। ठीक, चंदवरदाई के हैं। अब देखिए, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है। प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। ठीक, यानी इसमें कुल कितने छंद हैं?
जो है 7000 छंद हैं। अब इसमें ठीक है लगभग 7000 छंद के हैं। और वर्तमान में ठीक वर्तमान में 4 संस्करण हैं इसके, 4 संस्करण है ठीक। जिसमें पहला जो संस्करण है यानी प्रथम संस्करण कह लीजिए, तो प्रथम संस्करण को का जो नाम दिया गया उसको नाम दिया गया बृहद संस्करण। और इसमें बृहद संस्करण में कुल 16,306 छंद हैं ठीक। और सर्ग कितने हैं इसमें सर्ग हैं 69 सर्ग। और इन्हीं सर्गों को इसमें समय कहा गया है ठीक। इसमें समय कहा गया है। इसका दूसरा जो सर्ग है वह कौन सा सर्ग है? दूसरा सर्ग है मध्यम सर्ग, मध्यम संस्करण। मध्यम संस्करण में कुल ठीक मध्यम संस्करण में कुल 7,000 छंद हैं। उसके बाद तीसरा फिर क्या है संस्करण है? तो तीसरा जो संस्करण है वह है लघु संस्करण। लघु संस्करण इसमें कुल ठीक है, इसमें कुल जो है 3500 छंद हैं और 19 सर्ग है। उसके बाद चौथा जो है लघुतम संस्करण है। लघुतम संस्करण जिसमें 1300 छंद हैं, जिसमें कुल 1300 छंद हैं ठीक। जिसमें कुल कितने छंद हैं? ठीक 13 छंद हैं। अब इस महाकाव्य का नायक कौन है? तो नायक हम समझ लेते हैं। नायक ठीक महाकाव्य का नायक कौन है इस ठीक? तो यानी पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान। नायिका कौन है? तो नायिका संयोगिता है। ठीक संयोगिता है। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान जो था ये अजमेर के चौहान वंशीय शासक था। यानी अजमेर के चौहान वंश का शासक था ठीक ऐसा। उसके बाद ये नायिका संयोगिता कौन थी? तो संयोगिता जो थी, यह जो है संयोगिता नायिका थी इसमें, और संयोगिता इसमें नायिका थी ठीक। अब देखिए इसमें कुछ और विशेष हमको देखना है, तो विशेष तथ्य और इसमें देखिए संयोगिता इसकी नायिका थी। इसमें सबसे बड़ा जो सर्ग है, मतलब सबसे बड़ा सर्ग, इसमें थोड़ा और देख लीजिए। सबसे बड़ा सर्ग को क्या कहा जाता है? इसमें कुछ विशेष तथ्य है, तो उसको भी देखिए। सबसे बड़े सर्ग को कहा जाता है कनवज युद्ध। ठीक कनवज युद्ध। और सबसे छोटे सर्ग को तो सबसे छोटे सर्ग को पद्मावती सर्ग कहा जाता है।
ठीक, पद्मावती, ठीक, पद्मावती सर्ग कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसी पृथ्वीराज रासो को छंदों की विविधता के कारण अजायब घर कहा है। ठीक, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। इसी को क्या कहा है? छंदों का अजायब घर का है। ठीक, तो ये तो था पृथ्वीराज रासो की विवेचना थी। इसको एक बार हम दोहरा लेते हैं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्या? इस क्लास में पढ़ रहे हैं रासो ग्रंथों की विवेचना, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं? तो 69 सर्ग हैं, जिसमें 61 सर्ग स्वयं चंद्रवरदाई ने लिखा है और 8 सर्ग इनके पुत्र जल्लड़ के द्वारा लिखा गया है। ठीक, इसका रचना काल सन 1133 ईस्वी के लगभग माना जाता है। रचनाकार कौन थे? चंद्रवरदाई थे। सर्गों की संख्या 69 थी, जिसमें 61 सर्ग स्वयं चंद्रवरदाई के, 8 सर्ग इनके पुत्र के थे। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी चंद यही माना जाता है, पृथ्वीराज रासो। वर्तमान में इसके 4 संस्करण हैं। यानी प्रथम संस्करण को बृहद संस्करण कहा जाता है, जिसमें 16,306 छंद हैं और 69 सर्ग हैं। उसके बाद मध्यम संस्करण 7,000 छंद हैं इसमें। लघुतम संस्करण 3,500 छंद है, 19 सर्ग हैं इसमें। लघु संस्करण, लघुतम संस्करण चौथा संस्करण, जिसमें 1,300 छंद हैं। और नायक इसके पृथ्वीराज चौहान, अजमेर के चौहान वंश का शासक था। और नायिका संयुक्ता जो थी, मालव नरेश की पुत्री थी, मालवा राज के परिमानंद की पुत्री थी। ठीक, और इसका सबसे बड़ा सर्ग क्या है? कनवज है, युद्ध है। और सबसे छोटे सर्ग को पद्मावती सर्ग कहा जाता है। तो ये तो था जो है रासो ग्रंथ में पहला ग्रंथ जो था वह था क्या? पृथ्वीराज रासो। इसी क्रम में हम अगला देखेंगे, यानी क्या है? खुमाड़ रासो। ठीक, यानी दूसरा जो रासो ग्रंथ है, अब उसको हम देखेंगे। कौन सा ग्रंथ है? खुमाड़ रासो। तो खुमाड़ रासो, इसके पहले आपने देखा भी है कि सामूहिक रासो ग्रंथों में हमने इनके रचनाकार के नाम बताए हैं। अब उसी रचनाओं की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विवेचना पढ़ रहे हैं। तो दूसरी जो रचना, पहली तो हमने देखा यहाँ पर क्या? पृथ्वीराज रासो। अब आज उसी क्रम में दूसरी जो हम देखने चल रहे हैं वह कौन सी रचना है? यानी क्या है? दूसरी रचना है वह, यानी हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? इसमें पढ़ रहे हैं रासो ग्रंथों की विवेचना। क्या पढ़ रहे हैं? रासो ग्रंथों की विवेचना। हम पढ़ रहे हैं क्या? रासो ग्रंथों की विवेचना। तो रासो ग्रंथों की विवेचना में अब दूसरा जो ग्रंथ है वह है खुमाड़ रासो। यानी पहला हमने देखा पृथ्वीराज रासो, अब हम दूसरा देख रहे हैं। कौन सा? दूसरा जो है वह है खुमाड़ रासो। ठीक, खुमाड़ रासो। अब खुमाड़ रासो का जो रचना काल है, यानी इसका जो रचना काल है वह है 9वीं शताब्दी। यानी रचना काल क्या है? रचना काल है, रचना काल 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। ठीक, रचनाकार कौन है? तो रचनाकार कौन है? इसको रचनाकार भी दलपत विजय है, दलपत विजय इसके रचनाकार हैं। ठीक, अब दलपत विजय इसके रचनाकार हैं। चित्तौड़ नरेश कुमार के युद्धों का वर्णन है। इसमें क्या है? इसमें वर्णन क्या है? तो इसमें क्या है? चित्तौड़ के नरेश। ठीक, चित्तौड़
नरेश खुमाड़ के युद्धों का वर्णन है। ठीक, इसमें किसका वर्णन है? चित्तौड़ नरेश खुमाड़ के युद्धों का वर्णन है। इसकी भाषा क्या है? तो भाषा भी, इसकी भाषा जो है वह है राजस्थानी, राजस्थानी भाषा है। ठीक, इसकी भाषा जो है राजस्थानी है। और इसमें जो है कुल छंद जो है, कुल छंद है 5000। रस इसमें कौन सा है? रस यानी प्रधान रस कौन सा है? तो वीर रस है। जहाँ युद्धों का वर्णन होगा वहाँ वीर रस होगा। ठीक, खुमाड़ के 24 युद्धों का वर्णन किया गया है। और इसमें चित्तौड़ नरेश खुमाड़ के युद्धों का वर्णन है। और कितने युद्धों का वर्णन है? तो इसमें खुमाड़ के 24 युद्धों का वर्णन है। ठीक, इसमें क्या है? खुमाड़ के 24 युद्धों का वर्णन है। तो दूसरा हम ग्रंथ क्या देखिए? रासो यानी खुमाड़ रासो, जिसका रचना काल क्या है? 9वीं शताब्दी। रचनाकार कौन है? दलपत विजय है। और इसमें क्या है? इसमें किसका वर्णन है? तो चित्तौड़ नरेश खुमाड़ की युद्ध क्या है? 24 युद्धों का वर्णन है। भाषा इसकी राजस्थानी है। कुल छंद 5000 है। रस यानी इसका जो है वीर रस है। और इसमें खुमाड़ के 24 युद्धों का वर्णन है। अगला जो हम देखेंगे वह है विशाल देव रासो। ठीक, यानी अगला जो ग्रंथ हम देख रहे हैं वह है विशाल देव रासो। ठीक, उसी क्रम में हम देखेंगे अगला जो है, अगले रासो ग्रंथ की विवेचना जो हम देखेंगे वह क्या है? अगला जो है विशाल देव रासो है। तीसरा विशाल देव रासो। ठीक, विशाल देव रासो देखेंगे। विशाल देव रासो का देखेंगे तो क्या है? इसका रचना काल 1155 है। ठीक, इसका रचना काल 1155 ईस्वी है। रचनाकार देखें तो इसके रचनाकार नरपति नल है। नरपति नल है। ठीक, इसके लेखक कौन है? नरपति नल है। इसकी हम थोड़ा कथा वस्तु देखेंगे। इसकी कथा वस्तु भी थोड़ा हम देख लेंगे। जिनकी कथा वस्तु है उस कथा वस्तु को भी हम साथ में देखते चलेंगे। देखिए, इसकी जो कथा वस्तु है, अजमेर के शासक विशल देव। ठीक, अजमेर के शासक थे कौन? विशल देव। तथा मालवा के भोज परमार की पुत्री जिसका नाम था क्या? राजमती। ठीक, राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। प्रेम कथा का चित्रण है। ठीक, यानी अजमेर के एक शासक थे जिनका नाम था विशल देव। और मालव के एक राजा थे जिनका नाम था भोज परमार की पुत्री राजमती के प्रेम प्रसंग का यानी प्रेम प्रसंग की कथा का ही वर्णन है इसमें। ठीक, उसके बाद इसी में प्रेम
कथा का चित्रण है और राजमती के किसी कथन से, ठीक, राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर, ठीक, रुष्ट होकर विशलदेव उड़ीसा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं। बारह वर्षों तक, ठीक। देखिए नायक कौन है? नायक हो गया कौन? विशलदेव। नायिका क्लियर ही हो गया, राजमती। ठीक, नायिका कौन है? राजमती है। रस कौन सा है इसमें? रस होगा कौन सा? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस है। और सबसे पहले 12 मासा का वर्णन यहीं पर मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर एक और देखिए, सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसी में मिलता है, जिसमें कार्तिक मास से इसका प्रारंभ माना जाता है, ठीक। अब यहां से एक प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो जो है नरपति नाल्ल के विशलदेव रासों में। और इस 12 मासा में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से माना जाता है? तो 12 मासा का प्रारंभ जो होता है कहाँ से माना जाता है? कार्तिक मास से माना जाता है, ठीक। इसको हम एक बार रिपीट करते हैं। आज हम तीसरा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तीसरे ग्रंथ की विवेचना पढ़ रहे हैं, विशलदेव रासो। रचना काल 1155, रचनाकार नरपति नाल। कथा वस्तु क्या है इसकी? इस यानी क्या इस रासो ग्रंथ की? तो अजमेर के एक शासक थे विशलदेव तथा मालवा के भोजराज भोज परमार की पुत्री थी राजमती के प्रेम कथा यानी प्रेम कथा का वर्णन है, यानी प्रेम प्रसंग की कथाओं का वर्णन है, जिसमें राजमती के किसी कष्ट यानी क्या कथन से रुष्ट होकर के यानी विशलदेव 12 वर्षों तक उड़ीसा राज्य के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो ठीक, नायक हो गए क्या? विशलदेव। नायिका हो गई राजमती। रस हो गया इसका वियोग श्रृंगार। और सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसी विशलदेव रासो ग्रंथों में मिलता है, जिसमें कार्तिक मार्ग से ही 12 मासा का प्रारंभ माना जाता है, ठीक। तो अगला हम देखेंगे, यानी चौथा जो रासो ग्रंथ है, जो प्रमुख रासो ग्रंथ की विवेचना हम देख रहे हैं, उसमें चौथा रासो ग्रंथ हम देखेंगे, वह कौन सा है? वह है परमाल रासो। परमाल रासो, ठीक। यानी चौथा जो है वह कौन सा है? परमाल रासो। परमाल रासो है। अब परमाल रासो इसका रचना काल विक्रम संवत 1230 माना जाता है और सन 1173 माना जाता है। यानी इसका रचना काल ठीक विक्रमी संवत 1230 या ठीक सन 1173 सन
1173 ईस्वी। ठीक, ये इसका रचना काल है। और इसकी रचना का यानी ये रचना काल है। रचनाकार कौन है? तो रचनाकार जगनिक है। ठीक है, रचनाकार कौन? तो रचनाकार जगनिक। जगनिक, ठीक। रचनाकार कौन? जगनिक। कथानक थोड़ा समझ लीजिए, इसकी कथा वस्तु। कथानक क्या था? कथानक थोड़ा थोड़ा हम समझते चलते हैं, जिनका मिलता है उनका सुन लेते हैं। यानी इसमें कालिंजर, इसमें कालिंजर के शासक, कालिंजर के शासक परमर्दिदेव, परमर्दिदेव, कालिंजर के एक शासक थे जिनका नाम था परमर्दिदेव, यानी इनको परमाल भी कहा जाता है। परमर्दिदेव या परमाल के दो वीर सरदारों, दो वीर सरदारों कौन? एक आल्हा, ठीक, व उदल, आल्हा व उदल की वीरता का चित्रण किया गया है। ठीक, दोनों और ये दोनों कहाँ के थे? और ये दोनों महोबा के थे। कहाँ के थे? महोबा के थे। ठीक, कहाँ के थे ये दोनों? महोबा के थे। ठीक, ये तो हो गया क्या? परमाल रासो। रचना काल विक्रमी संवत 1230 या सन 1173। ओ हाँ, 1173 रचनाकार जगनिक। कथानक इसका क्या? इसमें कालिंजर के एक शासक थे परमर्दिनन, ठीक, देव या परमाल के दो वीर शासक सरदार थे जिनका नाम था आल्हा और उदल की, ठीक, आल्हा और उदल की वीरता का चित्रण किया गया है। और ये दोनों कहाँ के थे? ये दोनों जो थे वह थे महोबा राज, ठीक, महोबा के थे। उसके बाद हम देखेंगे क्या? अगला जो हम देखते हैं पांचवा रासो ग्रंथ, वह है हम्मीर रासो। ठीक, कौन सा है? हम्मीर रासो। हम देखेंगे कि हम्मीर रासो कौन सा, ठीक, हम्मीर रासो ग्रंथ की विवेचना देखेंगे। हम्मीर रासो, हम्मीर रासो, हम्मीर रासो और हम्मीर रासो, ठीक, इसका रचना काल, इसके रचना काल, इसका रचना काल है जो है वह है 1357 ईस्वी। 1357 ईस्वी। रचनाकार हैं, रचनाकार हैं सारंगधर, सारंगधर। इसके रचनाकार कौन है? सारंगधर हैं। और वर्तमान में यह रचना उपलब्ध भी नहीं है। एक बात और भी आप समझ लीजिए, वर्तमान में यह रचना उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में ये रचना क्या है? उपलब्ध नहीं। इसमें कुल पद, इसके कुछ पद प्राकृतिक पैगलम में मिलते हैं। इसके कुछ पद प्राकृत पैंगलम, प्राकृत पैंगलम में
मिलते हैं। ठीक, कथानक थोड़ा इसका देख लीजिए, इसका कथानक क्या होगा, तो कथानक भी थोड़ा देखते चलिए इसकी। ठीक, इसका कथानक क्या है, तो कथानक देखिए, इस रचना में रणथंभौर के शासक, इस रचना में रणथंभौर के शासक, रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव चौहान तथा हम्मीरदेव चौहान तथा दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्धों का चित्रण है, जिसमें दिल्ली सुल्तान को विजय प्राप्त होती है। ठीक, तो ये तो था हम्मीर रासो, जिसका रचना काल क्या है, 1357 ईस्वी। रचनाकार सारंगधर है। वर्तमान में यह रचना उपलब्ध भी नहीं है, यानी वर्तमान समय में ये रचना जो है क्या है, उपलब्ध नहीं है। ठीक, उसके बाद इस रचना में रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव चौहान और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हुए मध्य हुए युद्धों का वर्णन है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को विजय प्राप्त हुई। ठीक, तो आइए हम हम्मीर रासो के बाद अगला जो देखते हैं अंतिम, वह है परमाल रासो। तो परमाल रासो को भी हम देख लेते हैं इसी में, कि परमाल रासो में किसका वर्णन है। ठीक, अब देखिए अगला जो रासो ग्रंथ है वह है छठा है, वह है परमाल रासो, विजयपाल रासो। परमाल रासो तो हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे क्या, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो है। ठीक, विजयपाल रासो, रचना काल इसका हम देख लेते हैं। रचनाकार जो 16वीं, ठीक, यानी रचना काल देखते हैं, तो रचना काल इसका क्या है, इसकी रचना काल क्या है, 16वीं शताब्दी है, 16वीं शताब्दी। ठीक, रचनाकार कौन है, रचनाकार हैं नल सिंह भाट। ठीक, भाषा इसकी क्या है, भाषा इसकी है अपभ्रंश है। कुल छंद कितने हैं इसमें, 42 छंद है। कुल छंद इसमें कितने हैं, 42 छंद है। कथानक इसका हम देख लेते हैं क्या है, कथानक भी देख लेते हैं। तो कथानक इसका क्या है, करौली के शासक विजयपाल तथा यंग देश के राजा के मध्य हुए युद्धों का चित्रण है। यानी करौली
करौली के शासक विजयपाल तथा यंग देश के राजा के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। युद्ध का क्या है? चित्रण है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे मतलब विजयपाल रासो को रासो साहित्य में स्थान नहीं देते, इसे रासो साहित्य में स्थान नहीं देते। ठीक, यानी विजयपाल रासो को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो साहित्य में स्थान नहीं देते हैं। तो आइए इसको हम एक बार रिपीट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्या? विजयपाल रासो। रचना काल 16वीं शताब्दी है। रचनाकार नल्ले सिंह भाट है। भाषा इसकी अपभ्रंश है। कुल इसमें कितने छंद है? 42 छंद है। कथानक इसका क्या? करौली के एक शासक है जिनका नाम है विजयपाल तथा यंग देश के राजा ठीक के मध्य हुए युद्धों का चित्रण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे रासो साहित्य में स्थान नहीं देते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया यानी प्रमुख रासो ग्रंथों की विवेचना। ठीक, आज हम इस क्लास में प्रमुख रासो ग्रंथों की विवेचना से संबंधित यह क्लास लेकर उपस्थित हुआ और अगले क्लास में हम आपको जो है वह सिद्ध साहित्य लेकर के उपस्थित होंगे।